हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की ग्रुप डी 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो ये प्रैक्टिस टोटल 60 क्वेश्चनों को होने वाला है और आप सभी का टारगेट 60 प्रश्न में से 45 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में जीके का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इस बार ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं। समय इसमें 90 मिनट मिलेंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो ये आपका ग्रुप डी 2025 का सिलेबस होगा, प्लस ये कंप्यूटर पेपर होने वाला। तो जितने भाई पहली बार ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का सेशन अति महत्वपूर्ण का होने वाला है। तो ये सेशन आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लस उसे याद भी करेंगे साथ में, क्योंकि साथ ही आज की सेशन जो प्रश्न होगा वो संभावित प्रश्नों में से एक होने वाला है, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी 2018 और 2022 के पेपर में पूछे गए थे। पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे आपका जीके हो चाहे साइंस हो। ओके, क्योंकि जीके और साइंस के टोटल 45 क्वेश्चन इस बार हमें देखने को मिलेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे, एक शाम को 7 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हमारी रहती है। यदि आप भी ग्रुप डी 2025 की तैयारी करें तो ये टाइम देख लीजिए दोस्त, डेली इस टाइम पे आपको जरूर एक क्लास मिलती ही मिलती है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सभी बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर VN राव को किया गया था। पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी खेल में किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जी लॉर्ड कैनिंग थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बताएंगे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो दीघ निकाय है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो भाई साहब ऐसा कौन सा भारतीय राज्य जो कि एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो कौन सा स्टेट है? तो असम स्टेट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? तो साथी कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? तो इनमें से जौ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप हर एक प्रश्न जरूर एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कैसे पिछले वर्ष रेलवे ग्रुप डी 2018 और 2022 के पेपर में सवाल पूछे गए थे। तो साथ ही इसमें आप देख रहे होंगे RPF का एग्जाम चले, जैसा प्रीवियस ईयर 2019 में RPF का एग्जाम हुआ था, सेम साथी उसी के पैटर्न पे इस बार 2025 में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस का सबसे अधिक 50 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 50 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के टाइप के सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में। ओके दोस्तों, इससे आइडिया लग सकता है कि हमें रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर के सवाल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे आप यहाँ से और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो साथ ही भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में हो चुकी थी। जब 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया था। यानी किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया होगा योजना आयोग को? तो भाई 2015 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट
रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई थी? G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला किस स्थान पर संपन्न हुई? तो हैदराबाद में संपन्न हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर आप बताइएगा कि आप सभी का 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? तो साथी किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बन गई थी? तो तोमर राजपूत के अधीन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर आपके पेपर में आएगा सवाल। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए फिलीपींस में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साथी किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट ये कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। तो किसकी है? नीलगिरी की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो साथी डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किस खेल से संबंधित है? बताइए। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो डूरंड कप भाई कभी एसएससी का ये फेवरेट सवालों में से एक होता था, जो कि जब भी कोई एसएससी का एग्ज़ाम होता था तो डूरंड कप का सवाल जरूर पूछता है। तो अब थोड़ा सा ये सब स्टूडेंट जान गए हैं, तो ये सवाल कभी कभी किसी शिफ्ट में पूछ सकता है, पूछ भी देता है, और इस बार भी हो सकता है किसी की शिफ्ट में देखने को ये सवाल मिल सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। लेकिन संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप इसे आप याद करेंगे फुटबॉल से संबंधित है, ये सवाल पेपर में बन सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकारी प्रणाली है? तो दोस्त 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकार प्रणाली है? तो टोटल कितने स्तरीय प्रणाली है? तो भाई त्रिस्तरीय सरकारी प्रणाली है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भाई भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन इनमें से? तो गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न याद भी करते चले होंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? ये तो सैन्य विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किसने किया? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किया गया था, लेकिन दोस्त किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही अपने आप को जरूर परखेंगे कि आप सभी की इस समय तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि इस समय बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे होंगे रेलवे इतना जल्दी जल्दी हर एक एग्ज़ाम का डेट निकाल रही है और उसी डेट पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा ले रही है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे करे, हाँ 1-2 दिन आगे पीछे करे, लेकिन केवल 1 ही 2 दिन। तो आप समझ सकते हैं इस समय आपका आरपीएफ की एग्ज़ाम चल रही है जो कि 18 मार्च तक चलने वाली। फिर उसके बाद 19 और 20 को ALP CBT 2 का पेपर होगा। फिर कुछ दिन पहले NTPC का जो कितने फॉर्म अप्लाई हुआ तो RTI का रिप्लाई आ चुका है, तो लगभग 58 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और JEE का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब हर महीने में आपको रेलवे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और लास्ट में यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो समझिए लास्ट में ही एग्ज़ाम होगा जो कि जुलाई के महीने में। ये मार्च का महीना, अप्रैल, मई, जून, तो 4 महीना हमारे पास है। तो वो हमें तैयारी करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो भाई हमें पूरा सही करके ही आना है। ओके, तो आप ध्यान से यदि डेली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या बोला जाता है? तो व्यापार संतुलन बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन नहीं है इनमें से? तीस्ता, सियांग, मानस, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लेकिन टोन्स नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? तो हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? तो पश्चिमी घाट कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके साथ ही किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने भारत का रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने भारत का रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? तो ऐसी कौन सी संस्था जो कि भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है? तो साथ ही प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो आत्मकथा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार की कौन सी संख्या देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना करती है? तो इस समय RPF की एग्जाम में GDP से संबंधित एक सवाल जरूर हर शिफ्ट में आ रहे हैं दोस्त। तो जितने लोगों का अभी एग्जाम बाकी है दोस्त 9, 10, 11, 12 और 17, 18 मार्च को, तो GDP से संबंधित प्रश्न को देख लेंगे क्योंकि 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए,
किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो साथ ही इनमें से किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है? बताइए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी किए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो साथ ही इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शा रहा है? तो चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, बृहद हमने आपको बताया था दोस्त। CBAB एक ट्रिक हमने आपको बताया था, CB और AB, यानी दोस्त चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद। तो लास्ट में कौन था? बृहद। तो देखिए सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद। तो यहाँ से ऑप्शन सी का है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? भाई 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो भाई वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की महिला जो संख्या वो अधिक है लेकिन पुरुषों की संख्या कम है? 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बताइए वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो भाई पुदुचेरी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? तो भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किसने किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथी विक्रम साराभाई थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। सुजादुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो साथी सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक इलाहाबाद में संधि किया था। तो किस वर्ष में किया था बताइए? तो 1765 में किया था। ध्यान देंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपसे सवाल पूछा है। तो न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध फुटबॉली खिलाड़ी मैराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो साथ ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना ये किस देश से संबंधित रखते हैं? मैक्सिको, आयरलैंड, अर्जेंटीना या आपका जर्मनी? तो भाई अर्जेंटीना से संबंधित है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो लियोनल मेसी है ये किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? क्लब का नहीं बताएंगे, किस देश के खिलाफ खेलते हैं, किस देश की टीम में रह के खेलते हैं, उस देश का नाम आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो साथ ही भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भाई साहब बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, आम, सेब या कटहल? तो सर जी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? बताइए।
बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? तो ये श्रीनगर में रखी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो साथी सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो सर जी महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है ये प्रश्न। तो भाई याद रखिए लगभग 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो ये मिनिमम की बात कर रहा है। तो सी ऑप्शन 35 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ये तो काफ़ी इजी सवाल है, आप बताइए किस जलीय जंतु में गलफड़ा नहीं होता है? तो साथ ही व्हेल जो होते हैं ना, इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? किस प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी? बताइए। तो सर जी देवप्रयाग में मिलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है? रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है सबसे उपयुक्त है इनमें से? बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा कौन से लेटराइट मृदा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। चाइना मैन शब्द, तो कुलदीप कैसे हैं, जो कुलदीप यादव हैं वो कैसे प्लेयर है? चाइना मैन है ना, तो वो स्पिन बॉल करते हैं, यानी क्रिकेट खेल से संबंधित है चाइना मैन शब्द। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? कौन सा जीव त्वचा से सांस ले लेता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस ले लेता है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्त कि केचुआ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। टाइम ट्रायल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल ये किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो टाइम ट्रायल साइकिलिंग खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक कैसा निकाय है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक कैसा निकाय है? तो साथ ही एकल सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आज झारखंड राज्य में ऐसा है। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस, अग्नाशयी रस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कौन सा अंक है कि जो अद्वितीय अल्फोन्यूमरिक संख्या है? तो साथी पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक अंक है जो कि अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। तो वो कितनी संख्या है? तो भाई 10 अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। डी ऑप्शन 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सेशन का। सभी साथी बताएंगे संविधान की अनुसूचित 7 के तहत शिक्षा विषय
किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बताएंगे कि संविधान की अनुसूचित 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, उप सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सभी साथी बताएंगे कि आपका स्कोर आज की सेशन से कितना रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से मैं करोगे और आप हर एक क्वेश्चन भी याद कर ले होंगे इसमें का। तो एक बार साथ ही अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, 11:30 AM पे आप सभी को मालूम होगा कल से एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। खासकर उनके लिए जो इस बार पहली बार ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है पेपर में। ओके दोस्तों, ध्यान से बस अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, उसका हल आपके लिए साथ ही जरूर शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।